अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस्तखराजी दलील का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हमने पहले लेक्चर में पहले 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे और अभी हम लास्ट 2 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 4th पॉइंट हमारा ये है कि इस्तखराजी दलील की सेहत का ताल्लुक नतीजा और मुकदमात के माबैन पाए जाने वाले मंतकी रब्त और तवातुर से है। ये वही बात है जो हमने पहले पॉइंट में पढ़ी थी कि इस्तखराजी दलील की सेहत का ताल्लुक सही इस्तदलाल के अमल से है। सही इस्तदलाल का अमल क्या है कि मुकदमात और नतीजे के माबैन एक लॉजिकल कनेक्शन, लॉजिकल कंसिस्टेंसी और लॉजिकल कोरस्पोंडेंस मौजूद होनी चाहिए, यानी कि नतीजा मंतकी तौर पर मुकदमात के अंदर मौजूद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो नतीजा मुकदमात में मौजूद ही नहीं है और हमने अखज़ कर लिया है, तो इस तरह से हमारी वो दलील क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो लिहाजा इस्तखराजी दलील की सेहत से मुराद मैं फिर आपको बता रही हूँ कि ये होती है दुरुस्त होना या गलत होना। तो इस्तखराजी दलील के दुरुस्त या गलत होने का ताल्लुक नतीजा और मुकदमात के रिलेशनशिप पे है। ये पूरे का पूरा जो दलील है ये डिपेंड ही कर रहा है प्रेमिसिस यानी कि मुकदमात और कंक्लूजन यानी कि नतीजा के आपस के रिलेशन के। अगर इनका रिलेशनशिप मंतकी कवानीन के मुताबिक है तो दलील दुरुस्त होगी, अगर नहीं है तो दलील दुरुस्त नहीं होगी। आखिरी लास्ट हमारा पॉइंट ये है कि अगर मुकदमात खारिजी हक़ाइक़ की नफ़ी करते हों लेकिन नतीजा मुकदमा से मंतकी लज़ूम के तहत अख़ज़ किया गया हो तो दलील दुरुस्त होगी। अब इस बात से क्या मुराद है, यहाँ पे पहले नंबर पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ख़ारिजी हक़ाइक़ क्या है। ख़ारिजी हक़ाइक़ हमारी ख़ारिज की दुनिया से मुतल्लिक़ है, यानी कि जो हमारी ये जो ख़ारिज महसूसात की दुनिया है, मादा और ज़मान की दुनिया है, ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं हकीकी तौर पर अभी जैसे कि हमारी सराउंडिंग में क्या क्या मौजूद है आप देख सकते हैं, इसे हम ख़ारिजी हक़ाइक़ कहते हैं। तो ख़ारिजी हक़ाइक़ क्या है, जैसा कि जो अशिया दुनिया में जिस हालत में मौजूद होती हैं उनको हम ख़ारिजी हक़ाइक़ कहते हैं। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर मुकदमात ख़ारिजी हक़ाइक़ की नफ़ी करते हैं, यानी कि कहने से मुराद यहाँ पर ये है कि इस्तखराजी दलील में जो मुकदमात हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ख़ारिजी हक़ाइक़ के मुताबिक हों। ज़रूरी ये बात है कि नतीजा मुकदमात के मुताबिक हो, यानी कि जिस किस्म जो भी मुकदमात में आप जो भी बात लिख दें इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो बात ख़ारिजी हक़ाइक़ से के मुताबिक, यानी कि मिसाल के तौर पे ख़ारिज में पत्ते सब्ज़ हैं या घास सब्ज़ है। अब मुकदमा में अगर हम ये लिख दें कि घास स्याह है तो इससे दलील के दुरुस्त या गलत होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि दलील के दुरुस्त होने या गलत होने का तयन हमने करना है मुकदमात और नतीजा के आपस के रिलेशनशिप से। अगर वो रिलेशनशिप, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि लॉजिकल कंसिस्टेंसी के थ्रू मेक किया गया है, बनाया गया है, तो नतीजा दुरुस्त है, अगर नहीं है तो वो नतीजा दुरुस्त नहीं है। आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि नतीजा मुकदमात के मुताबिक होना चाहिए, जिस किस्म के मुकदमात हैं उसी किस्म का नतीजा होना चाहिए, नतीजा मुकदमात के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब इसकी आप मिसाल देख लें इस आखिरी पॉइंट की कि यहाँ पे आप देखें तमाम इंसान दरख्त हैं, सुकरात दरख्त है लिहाजा सुकरात इंसान है। अब यहाँ पे ये जो पहला मुकदमा है तमाम इंसान दरख्त हैं, अब हकीकत में या ख़ारिज की दुनिया में इंसान दरख्त तो नहीं है, सुकरात भी दरख्त नहीं है, लेकिन ये दलील दुरुस्त है, ये दलील गलत नहीं है। दिस इज़ अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, एक वैलिड इस्तखराजी दलील है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नतीजा अख़ज़ किया गया है वो मुकदमात के ऐन मुताबिक है। अगर हम पहले मुकदमे में ये बयानिया सेट करें कि तमाम इंसान दरख्त हैं और दूसरी हम ये बात करें कि सुकरात दरख्त है, तो ज़ाहिर बात है सुकरात क्या होगा, फिर इंसान है, क्योंकि तमाम इंसान दरख्त हैं, तो सुकरात भी दरख्त है, तो सुकरात इंसान है। तो लिहाजा
اس دلیل کے درست یا غلط ہونے کا تعین خارجی حقائق سے نہیں ہے بلکہ نتیجہ اور مقدمات کے آپس کے تعلق سے ہے۔ اگر نتیجہ مقدمات سے منطقی لزوم کے تحت یعنی منطقی قوانین کو فالو کر کے اخذ کیا گیا ہے اور نتیجہ مقدمات کے عین مطابق ہے، جیسا کہ ہم نے دوسرے پوائنٹ میں پڑھا تھا کہ نتیجے کا کلی انحصار مقدمات پر ہوتا ہے۔ اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نتیجے کا انحصار خارج کی دنیا میں موجود حقائق پر نہیں ہوتا کہ خارج کی دنیا میں اشیاء ویسی ہیں کہ نہیں ہیں جیسے کہ مقدمات میں یا نتیجے میں بتایا گیا، بلکہ نتیجے کا تعلق کس سے ہے؟ مقدمات سے ہے۔ جس طرح کے مقدمات ہوں گے اسی طرح کا نتیجہ ہمیں برآمد کرنا ہے۔ یعنی یہاں پہ اگر میں یہ لکھ دوں کہ لہٰذا سقراط فانی ہے، اب فرض کریں یہ پہلا نتیجہ ہے، یہ دوسرا نتیجہ اگر میں یہاں سے یہ نکالوں کہ سقراط فانی ہے، اب مقدمات میں تو فانی کی جو حد ہے یا کلاس ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ This term is not being used in premises. مقدمات میں فانی کی حد استعمال ہی نہیں کی گئی، تو لہٰذا یہ نتیجہ اگر ہم ان مقدمات سے نکالیں گے تو یہ نتیجہ یہ آرگیومنٹ غلط ہو جائے گا، انویلڈ ہو جائے گا۔ جبکہ کیونکہ یہ نتیجہ مقدمات سے متعلق نہیں ہے، ان سے مطابقت نہیں رکھتا، بلکہ یہ نتیجہ ان سے مطابقت رکھتا ہے، تو لہٰذا پانچواں پوائنٹ یہی ہے کہ استخراجی دلیل کا تعلق خارجی دنیا سے نہیں ہوتا۔ اگر تمام مقدمات خارجی حقائق کی نفی کرتی ہیں لیکن نتیجہ مقدمات کے مطابق ہے، اس سے مطابقت رکھتا ہے، تو ہماری دلیل درست ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری استخراجی دلیل کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، اس کے خواص ہیں، یہ مکمل ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم استقرائی دلیل کے متعلق پڑھیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ ابھی ان 5 پوائنٹس کو آپ نے بہت اچھے سے یاد کر لینا ہے، میمورائز بھی کریں اور ان کے کانسیپٹس آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو کسی پوائنٹ کی کنفیوژن ہے، یو کین آسک می فریلی۔ تھینک یو۔